आज की क्लास में हम लोग स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमक टी स्टोमक स्टोमक जिसे कि हिंदी में आमाशय या पेट या उदर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आमाशय, पेट या उदर। इसे हम लोग आमाशय, पेट या उदर कहते हैं। तो स्टोमक के बारे में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोमक के बारे में हम लोग स्टोमक को 3 पार्ट्स में बांटा गया। देखिए, ये स्टोमक का पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स है स्टोमक का पार्ट्स है, इसे 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट्स है उसे कार्डियक पार्ट्स बोलते हैं। लास्ट जो पार्ट्स है उसे हम लोग पाइलोरिक पार्ट्स कहते हैं, और जो बीच के भाग है उसे हम लोग फुंडिक पार्ट्स कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका फर्स्ट पार्ट जो है वह कार्डियक पार्ट्स है, लास्ट जो है पाइलोरिक पार्ट्स है, बीच के भाग को हम लोग फुंडिक पार्ट्स बोलते हैं। तो स्टोमक जिसे कि आमाशय, पेट या उदर कहते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख्य रूप से स्टोमक में किसका पाचन होता है, तो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का पाचन होता है। क्लियर? मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है स्टोमक के अंदर, अर्थात आमाशय के अंदर। और स्टोमक की जो लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर होती है। स्टोमक की लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। स्टोमक की लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। स्टोमक के अंदर भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है। 3 से 4 घंटा तक भोजन स्टोमक के अंदर रहता है, अर्थात आमाशय के अंदर रहता है। ठीक है, स्टोमक के अंदर भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है। और इसमें आप समझ गए, प्रोटीन का मुख्य से पाचन होता है, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है और भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है। और इसमें एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। क्या कहते हैं उसे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो हम लोग आज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जिसे कि हिंदी में कहा जाता है जठर ग्रंथियाँ। क्या कहा जाता है? जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ, हिंदी में जठर ग्रंथियाँ कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से जो कि स्टोमक के अंदर भोजन को पचाने के लिए रस का स्राव करता है, उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आप लोग इसे देखिए, स्टोमक का 3 पार्ट्स आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसे आमाशय कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। 3 से 4 घंटा यहाँ भोजन रहता है। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टोमक के अंदर, मान लेते हैं कि यह पेट का पार्ट्स है, अर्थात स्टोमक का पार्ट्स है। ठीक है, स्टोमक का पार्ट्स है, आंतरिक पार्ट्स हैं। और आंतरिक पार्ट्स हम लोग इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मान लेते हैं आंतरिक पार्ट्स हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टोमक के अंदर पाया जाता है। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हम बताए हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हम जानते हैं बारी बारी से वह कौन कौन सी कोशिका है। तो सबसे पहला जो है उसे हम लोग बोलते हैं म्यूकस सेल। क्या बोलते हैं? म्यूकस सेल बोलते हैं।
MUCOUS, म्यूकस सेल। पहला जो है उसे हम लोग म्यूकस सेल कहते हैं। ठीक है, म्यूकस सेल जिसे हिंदी में भी म्यूकस ही कहते हैं, जिसे हिंदी में भी म्यूकस ही कहते हैं। पहला जो है सेल जो है वह म्यूकस सेल है, इसे हिंदी में म्यूकस ही कहते हैं। म्यूकस से म्यूकस का स्राव होता है। म्यूकस एक प्रकार का रस है, जूसेस है। म्यूकस का स्राव होता है। म्यूकस से किसका स्राव होता है? म्यूकस का स्राव होता है। म्यूकस से म्यूकस का स्राव होता है। आप याद रखेंगे, म्यूकस से म्यूकस का स्राव होता है। ठीक है, जो पहला सेल है उसे बोलते हैं हम लोग म्यूकस सेल, से म्यूकस का स्राव होता है। दूसरा जो है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिंटिक सेल। क्या बोलते हैं? ऑक्सिंटिक सेल। और तीसरा जो है उसे हम लोग बोलते हैं जाइमोजिन सेल। तो पहले हम लोग जाइमोजिन सेल के बारे में लिख लेते हैं। जाइमोजिन सेल के बारे में पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो जो दूसरा है उसे हम क्या बोलते हैं? जाइमोजिन सेल बोलते हैं। तो जाइमोजिन सेल के बारे में हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर जाइमोजिन सेल पाया जाता है। ZYMOGEN, जाइमोजिन सेल। जाइमोजिन सेल जिसे कि हिंदी में भी जाइमोजिन ही कहते हैं, इसे हिंदी में भी जाइमोजिन सेल ही कहते हैं। इसे हिंदी में भी जाइमोजिन सेल कहते हैं। ठीक, क्लियर? जाइमोजिन सेल को हिंदी में जाइमोजिन सेल ही कहा जाता है। ठीक, चलिए इसे हम हिंदी में लिखते हैं जाइमोजिन सेल या जाइमोजिन कोशिका। जाइमोजिन कोशिका, जाइमोजिन कोशिका। ठीक है, जाइमोजिन सेल का हिंदी जाइमोजिन कोशिका। चलिए, अलग नेम नहीं है, जाइमोजिन सेल का हिंदी जाइमोजिन कोशिका हो। ठीक है, और जाइमोजिन सेल से, जाइमोजिन कोशिका से दो प्रकार के रस निकलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पहला पेप्सिन। पहला जो है उसे हम लोग पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन, पहला जो है उसे हम लोग पेप्सिन कहते हैं। और सेकेंड जो है उसे हम लोग रेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनिन। सेकेंड जो है उसे हम लोग रेनिन कहते हैं। पहला जो हो गया पेप्सिन और दूसरा जो हो गया रेनिन। यह जाइमोजिन सेल से निकलने वाले दो प्रकार के रस निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। तीसरा जो है जिसे हम लोग ऑक्सिंटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिंटिक सेल। OXY, ऑक्सिंटिक सेल। ठीक है, तीसरा जो है ऑक्सिंटिक सेल है, OXYNTIC सेल, ऑक्सिंटिक सेल। तीसरा जो है ऑक्सिंटिक सेल है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अम्लजन कोशिका। हिंदी में क्या कहते हैं? अम्लजन कोशिका। अम्लजन कोशिका, अम्लजन कोशिका, अम्लजन कोशिका। ऑक्सिंटिक सेल का हिंदी अम्लजन कोशिका। यह तीसरे प्रकार का सेल है, अम्लजन कोशिका। ठीक है, तो हमने देखा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर तीन प्रकार के सेल पाए जाते हैं। पहला जो हम लोग देखें म्यूकस, दूसरा जो देखें जाइमोजिन, और तीसरा जो हम लोग देखें वह ऑक्सिंटिक सेल हो। तीसरा जो हुआ ऑक्सिंटिक। तो ऑक्सिंटिक सेल से HCl का स्राव होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अर्थात जठर ग्रंथियाँ। तो जठर ग्रंथियाँ में तीन प्रकार की कोशिकाएं, तीन प्रकार के सेल
पाए जाते हैं म्यूकस, ऑक्सेंटिक, जाइमोजिन। अब तीनों प्रकार के सेल के सम्मिलित रूप को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। तीनों प्रकार की कोशिकाओं के सम्मिलित रूप को ही गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला म्यूकस, दूसरा जाइमोजिन सेल और तीसरा ऑक्सेंटिक सेल। तो म्यूकस सेल से म्यूकस का स्राव होता है, जाइमोजिन सेल से पेप्सिन और रेनिन का स्राव होता है और ऑक्सेंटिक सेल से एचसीएल का स्राव होता है। तो अब बारी बारी से हम जानते हैं कि किसका क्या कार्य है। तो सबसे पहले हम एचसीएल के बारे में जानेंगे। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका कार्य क्या क्या स्टोमक में है ये हम जानते हैं। हम लोग स्टोमक के बारे में पढ़ रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे कि शॉर्ट में HCl कहते हैं। यह ऑक्सेंटिक सेल से निकलने वाले एसिड हैं। ठीक है, यह ऑक्सेंटिक सेल से निकलता है। HCl किससे निकलता है? देखिए, अम्लजन कोशिका से HCl का स्राव होता है। तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका कार्य क्या क्या? सबसे पहला जो कार्य है वह है टाइलिन को निष्क्रिय करता है। टाइलिन जो कि माउथ के अंदर स्लाइवा ग्लैंड से निकला था, लारिये ग्रंथि से इसका स्राव हुआ था। टाइलिन आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप सेकेंड वीडियो को पहले देखें, पार्ट 2 वीडियो को देखें, उसके बाद इसे आप देखें, बेहतर समझ में आएगा। तो जो सबसे पहला कार्य हुआ टाइलिन को निष्क्रिय करना, HCl का। टाइलिन को यह निष्क्रिय करता है। सबसे पहला कार्य आप याद रखेंगे, टाइलिन को क्या करता है? निष्क्रिय करता है, को निष्क्रिय करता है। सबसे पहला कार्य क्या है? टाइलिन को निष्क्रिय करना, निष्क्रिय करता है। टाइलिन को निष्क्रिय करता है कौन? HCl, जो कि माउथ के अंतर्गत में हम लोग पढ़े थे कि उसमें सलाइवा ग्लैंड के अंदर एक टाइलिन आया था लारिये ग्रंथि में। तो इसे क्या करता है? टाइलिन को निष्क्रिय करता है कौन? HCl से पहला कार्य। दूसरा, सूक्ष्म जीव को मारता है। एंटीबैक्टीरियल, जो हानिकारक जीवाणु वायरस आ जाते हैं उसे क्या करता है? मारता है। सूक्ष्म जीव को मारता है। सूक्ष्म जीव को मारता है कौन? HCl। अगर कोई बैक्टीरिया अगर भोजन के साथ आ गया है, सूक्ष्म जीव आ गया है जो हानिकारक है, तो उसे यह मारने का काम करता है कौन? HCl। पहला कार्य टाइलिन को निष्क्रिय करना, दूसरा कार्य सूक्ष्म जीव को मारना। चलिए, तीसरा इसका जो कार्य है वह है, अगर अधिक मात्रा हो जाए, HCl की मात्रा अगर अधिक हो जाए, HCl की मात्रा अधिक होने पर, HCl अगर स्टोमक के अंदर HCl अधिक स्राव हो जाता है, अधिक निकलने लगता है, तो एसिडिटी होती है। क्या होती है? एसिडिटी। एसिडिटी का मुख्य कारण HCl है। HCl का अधिक होने पर एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी कब होती है? जब HCl की मात्रा अधिक होती है तब एसिडिटी होती है। एसिडिटी होती है जब HCl की मात्रा अधिक होती है तब एसिडिटी होती है। ठीक है, तो एसिडिटी को दूर करने के लिए हम लोग इनो का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? इनो का उपयोग करते हैं। एसिडिटी को दूर करना है तो उस वक्त हम लोग इनो का उपयोग करते हैं। इनो MgOH2, MgOH2 या
या हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडिटी को दूर करने के लिए इनो, जिसमें कि Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं। चलिए और क्या कार्य है और जानते हैं। और इसका कार्य है पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय करता है। पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय करता है। पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय करता है। इसका कार्य है पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय करता है। कौन? HCl। HCl का बहुत सारा कार्य देख रहे हैं आप लोग, सक्रिय करता है, सक्रिय करता है। पेप्सिन और रेनिन आप जान चुके हैं। पेप्सिन और रेनिन जो है जाइमोजिन सेल से निकलने वाला एक प्रकार का जूसेस है। आप पिछले वीडियो में पिछले बार बता रहे थे कि जाइमोजिन सेल से जो है पेप्सिन और रेनिन का स्राव होता है। तो पेप्सिन और रेनिन असक्रिय अवस्था में होता है, तो असक्रिय अवस्था को HCl सक्रिय अवस्था में बदलता है। कौन? HCl। यह क्या करता है इसे भी जान लीजिए। इसका कार्य है अर्थात पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय किस प्रकार से करता है। तो जो पेप्सिन होता है सबसे पहले जो निकलता है जाइमोजिन सेल के अंतर्गत से, जाइमोजिन सेल से जब निकलता है ये, तो उस वक्त यह असक्रिय अवस्था में होता है। क्या होता है? असक्रिय अवस्था में होता है। असक्रिय अवस्था में होता है। असक्रिय अवस्था को हम लोग पेप्सिनोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजीन कहते हैं। और इसे यह असक्रिय अवस्था में स्टोमक के अंदर जाइमोजिन सेल से निकलता है। ठीक है। और यह असक्रिय अवस्था में होता है और यह जाइमोजिन सेल से स्रावित का होता है। और इसमें जब HCl मिलता है तब यह पेप्सिन होता है। पेप्सिन होता है। पहले यह पेप्सिनोजेन के रूप में होता है। तो आप यहाँ याद रखेंगे कि जब जाइमोजिन सेल, यहाँ देखिए ये जाइमोजिन सेल हुआ, जाइमोजिन सेल से जब पेप्सिन और रेनिन का स्राव होता है उस वक्त वह असक्रिय अवस्था में, अर्थात पेप्सिन जो है वह पेप्सिनोजिन की अवस्था में और रेनिन जो है प्रोरेनिन की अवस्था में होता है। जब HCl इसके साथ मिलता है तो यह सक्रिय अर्थात पेप्सिन और रेनिन के रूप में बदलता है। और इसी प्रकार से असक्रिय अवस्था में एक और, जिसे हम बोलते हैं प्रोपेप्सिन, क्या बोलते हैं? प्रोरेनिन। प्रोरेनिन भी यह असक्रिय अवस्था में होता है। क्या होता है? असक्रिय अवस्था में होता है। और जब HCl इसमें मिलता है तब यह रेनिन कहलाता है। पहले यह असक्रिय अवस्था में होता है। जब इसमें HCl मिलता है तब यह रेनिन कहलाता है। अर्थात जब जाइमोजिन सेल से निकलता है तो वह पेप्सिन और रेनिन के रूप में नहीं निकलता है,
वह पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन के रूप में निकलता है। जब जाइमोजिन सेल से निकलता है तो वह पेप्सिन और रेनिन के रूप में नहीं निकलता है, वह निकलता है किस रूप में निकलता है? यह निकलता है पेप्सिनोजीन और प्रोरेनिन के रूप में। जब HCl उसमें मिलता है तो उसे हम पेप्सिन और रेनिन कहते हैं, अर्थात यह सक्रिय अवस्था में हो जाता है। पहले यह सक्रिय अवस्था में होता है, जब यह HCl इसमें मिलता है तो तब यह सक्रिय अवस्था में आ जाता है, अन्यथा शुरू में यह असक्रिय अवस्था में होता है। तो हमने यहाँ पर देखा HCl का कार्य, तो फिर से इसको री कर लेते हैं। HCl का सबसे पहला कार्य हमने देखा, टाइलिन को निष्क्रिय करता है, सूक्ष्म जीव को मारता है। HCl अधिक होने पर एसिडिटी से दूर करने के लिए इनो या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं। पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय करता है, ठीक है, अर्थात यह असक्रिय अवस्था में रहता है, इसे सक्रिय अवस्था में लाने का कार्य HCl का होता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, एक शुरू में था म्यूकस सेल। क्या है? म्यूकस सेल। म्यूकस सेल से म्यूकस का स्राव होता है। यह क्या करता है? म्यूकस सेल जो HCl स्टोमक के अंदर जब स्राव होता है, अर्थात इसमें रस निकलता है, तो HCl एक प्रकार का एसिड है जो कि स्टोमक के दीवार को क्षति पहुंचाने से बचाता है। कौन? म्यूकस सेल। स्टोमक के दीवार को क्षति होने से बचाता है म्यूकस सेल। अर्थात जब HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो जो स्टोमक का अर्थात आमाशय का जो परत है उसे क्षति न पहुँचे, इसके लिए म्यूकस सेल का स्राव होता है। म्यूकस सेल का एक ही कार्य है, यह HCl से स्टोमक का आंतरिक भाग को बचाता है, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग जाइमोजिन सेल, अर्थात जिसे कि पेप्सिन और रेनिन, इसका कार्य क्या क्या है। चलिए, तो ये था आपका HCl के बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं जाइमोजिन सेल के बारे में। जाइमोजिन सेल, जाइमोजिन सेल, इसे हिंदी में जाइमोजिन ही कहते हैं। और आपको पता है इससे दो प्रकार के जूसेस स्राव होता है, पेप्सिन और रेनिन, जो कि दोनों सक्रिय अवस्था में होता है, लेकिन इसे HCl सक्रिय अवस्था में बदल देता है। पहला जो है पेप्सिन है और दूसरा जो है वह रेनिन है। पहला जो है वह पेप्सिन है और सेकेंड जो है वह रेनिन है, ठीक है। पहला पेप्सिन और दूसरा रेनिन है। ये दोनों असक्रिय अवस्था में होता है, अर्थात पेप्सिन जो है पेप्सिनोजीन की अवस्था में होता है और रेनिन जो प्रोरेनिन की अवस्था में होता है, लेकिन HCl इसे दोनों को सक्रिय अवस्था में बदल देता है। तो आगे जानते हैं हम लोग पेप्सिन और रेनिन का कार्य क्या है। पेप्सिन और रेनिन का कार्य क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेप्सिन। पेप्सिन का मुख्य कार्य है प्रोटीन। पेप्सिन और रेनिन, तो पेप्सिन का कार्य हम क्या बताएं? प्रोटीन का पाचन करना। पेप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। पेप्सिन का कार्य प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन करना। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो पेप्सिन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है, ठीक है। और रेनिन का कार्य है दूध का पाचन करना। रेनिन का कार्य है दूध का पाचन करना। मिल्क का पाचन कौन करता है? रेनिन। मिल्क का पाचन, मिल्क का पाचन कौन करता है? मिल्क का पाचन कौन होता है? रेनिन, ठीक है। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन जो है मिल्क का पाचन करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, तो वह पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टॉन में बदलता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टॉन में चेंज करता है। क्या करता है? पेप्टॉन में चेंज करता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टॉन में चेंज करता है, पेप्टॉन में बदलता है। पेप्टॉन में बदलता है कौन? तो पेप्सिन जो है क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टॉन में बदलता है। ये आप याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पेप्सिन का कार्य क्या है। तो प्रोटीन का पाचन करना। तो पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन में बदलता है। क्या करता है? पेप्टॉन में बदलता है। और रेनिन जो है मिल्क को कैसीन में बदलता है। इसे भी पूछा जाएगा, यह भी आपसे पूछा जाएगा कि मिल्क को रेनिन क्या में बदलता है। तो रेनिन जो है मिल्क को, दूध को कैसीन में चेंज करता है। क्या करता है? कैसीन में बदलता है। कैसीन में बदलता है। रेनिन। ये दोनों क्वेश्चन पीवीआई है, आपसे पूछा जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में कि जो मिल्क का पाचन कौन करता है? तो वह रेनिन करता है। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो पेप्सिन करता है। पेप्सिन किस प्रकार की कोशिकाओं से निकलता है? तो यह जाइमोजिन कोशिका से निकलता है। आप यहाँ देखें हैं पेप्सिन और रेनिन। जाइमोजिन सेल यह किसका भाग है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, अर्थात यह स्टोमक के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो यह जो है, तो पेप्सिन जो है वह प्रोटीन का पाचन करता है, अर्थात पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन में बदलता है। और रेनिन जो है मिल्क का पाचन करता है, अर्थात रेनिन जो मिल्क को कैसीन में बदलता है। इसे आप हमेशा याद रखेंगे। तो यह जो आप 3 प्रकार के कोशिकाएं पढ़ें, म्यूकस सेल और जाइमोजिन सेल और एक ऑक्सेंटिक सेल, ये तीनों प्रकार से निकलने वाले रस को हम गैस्ट्रिक रस अर्थात जठर रस कहते हैं। और मनुष्य प्रत्येक दिन 3 लीटर गैस्ट्रिक रस अर्थात जठर रस का स्राव करता है। कितना? 3 लीटर। 3 लीटर प्रतिदिन। 3 लीटर प्रतिदिन, ये आप याद रखेंगे, प्रतिदिन। अर्थात जो तीनों म्यूकस सेल्स म्यूकस का स्राव करेगा, ऑक्सेंटिक HCl और पेप्सिन सभी मिला करके 3 लीटर पर डे जठर रस का स्राव करता है आमाशय। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। ये भी याद रखेंगे, पेप्सिन जो है वह प्रोटीन को पेप्टॉन में चेंज करता है और रेनिन जो है मिल्क को कैसीन में बदलता है। प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन और मिल्क का पाचन करता है रेनिन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, इसे नोट्स कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, दूध का रंग उजला क्यों होता है? तो हम यहाँ लिखेंगे मिल्क अर्थात दूध का रंग
उजला। दूध का रंग उजला कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का रंग उजला कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। क्या होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण। प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग क्या होता है? वाइट होता है, मतलब उजला होता है। यह आप याद रखेंगे। ठीक है, मिल्क का रंग उजला कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। और गाय के दूध का रंग पीला, यह कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। गाय का दूध अर्थात मिल्क पीला कलर का होता है। क्या होता है? पीला कलर का होता है। यह किस कारण से होता है? तो यह कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। क्या होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण। कैरोटीन, कैरोटीन प्रोटीन, कैरोटीन प्रोटीन के कारण गाय का जो दूध होता है वह पीला कलर का होता है। ठीक है, और इसमें एक और होता है कैरोटीन प्रोटीन, या एक रिबोफ्लेरिन भी कहते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। रिबोफ्लेरिन, रिबोफ्लेरिन या कैरोटीन प्रोटीन, दोनों के कारण, या दोनों में से किसी एक ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, या तो कैरोटीन लिखा हुआ रहेगा या तो रिबोफ्लेरिन लिखा हुआ रहेगा। तो दोनों जो प्रोटीन है इसके कारण गाय का जो दूध होता है, मिल्क जो होता है, उसका कलर पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। ठीक है, चलिए तो इसमें आगे हम बढ़ते हैं। अब HCl की अधिक मात्रा अर्थात लंबे समय तक जो व्यक्ति भूखे रहते हैं, या जिनके स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर, आमाशय के अंदर HCl की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसे पेप्टिक अल्सर होता है, जिसे हम पेट का जख्म कहते हैं पेट में जख्म। पेट में अगर जख्म होता है उसे हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। लंबे समय तक भूखे रहना, इसके कारण से यह होता है पेट में जख्म, जिसे हम क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर। क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर कहते हैं इसे। पेट का घाव, पेप्टिक। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि जो पेट में जख्म होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो पेप्टिक अल्सर, ULCER, पेप्टिक अल्सर। आप इसे भी याद रखेंगे, पेप्टिक अल्सर। पेट में जख्म क्या कहलाता है? पेप्टिक अल्सर। इसे हिंदी में लिख देते हैं, पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेट में जख्म, यह लंबे समय तक भूखे रहने के कारण हो सकता है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग माउथ के अंदर, माउथ से जब भोजन स्टोमक के अंदर आया था उसे हम लोग बोलस कहे थे। क्या कहे थे? बोलस। ये याद रखिएगा, क्या कहते हैं? बोलस, BOLUS, बोलस। जब माउथ में सलाइवा मिलने के बाद स्टोमक में आया था भोजन, उसे हम लोग कहे थे बोलस। बोलस में क्या होता है? फूड होता है और सलाइवा होता है। क्या होता है? फूड और सलाइवा होता है। फूड और सलाइवा, भोजन, और इसमें मिला हुआ क्या रहेगा? लार, सलाइवा रहता है। बोलस में क्या होता है? जिसमें कि भोजन रहेगा और सलाइवा मिला हुआ रहेगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे। भोजन और लार, यह कहाँ होता है? माउथ के अंदर में होता है। कहाँ होता है? माउथ के अंदर में होता है। ठीक है,
और स्टोमक के अंदर उसे हम लोग कहते हैं काइम कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, क्या कहते हैं? काइम कहते हैं, CHYM, काइम। माउथ के अंदर जो होता है वो उसे बोलस कहते हैं। उसमें क्या होता है? फूड और सलाइवा होता है। काइम में क्या होता है? फूड अर्थात भोजन प्लस एसिड। काइम में क्या होता है? एसिड। यह कहाँ होता है? स्टोमक में, स्टोमक। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि बोलस, माउथ के अंदर जो भोजन सलाइवा मिल जाता है उसे हम लोग बोलस कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका होता है। और इसमें काइम जो है, इसमें प्रोटीन का पाचन होता है, इसे हम काइम बोलते हैं। तो माउथ के अंदर भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? बोलस। लेकिन जब इसमें एसिड मिल जाता है तो स्टोमक के अंदर इसे हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। काइम, हिंदी लिख देते हैं इसका, काइम। काइम, ठीक है, काइम याद रखेंगे। चलिए, तो आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी आंशिक पाचन, मतलब कुछ मात्रा में पाचन होता है गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। किसके द्वारा? गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी आंशिक, मतलब कुछ मात्रा में पाचन होता है। किसके कारण? गैस्ट्रिक लाइपेज के कारण। गैस्ट्रिक लाइपेज के कारण भी इसमें कुछ मात्रा में वसा का पाचन होता है। ऐसे हम वसा के पाचन के बारे में आगे पढ़ेंगे। हम लोग स्टोमक के अंदर प्रोटीन का पाचन पढ़े हैं और माउथ के अंदर हम लोग अध्ययन किए थे कार्बोहाइड्रेट का पाचन। लेकिन कुछ मात्रा में स्टोमक के अंदर ही वसा का कुछ मात्रा का पाचन हो जाता है गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। ठीक है। अब ये जो काइम है, जिसे हम जस्ट बताए हैं काइम, जो कि फूड और एसिड स्टोमक के अंदर कहलाता है। यह जो काइम है, यह काइम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र, आप जानते हैं कि स्टोमक अर्थात आमाशय को 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो पार्ट्स था आप लोग को बताया गया था कार्डियक पार्ट्स, बीच के पार्ट्स को फुंडिक पार्ट्स और लास्ट के पार्ट्स को हम लोग पाइलोरिक पार्ट्स के बाद छोटी आंत स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो काइम है, स्टोमक के अंदर जो भोजन है उसे हम काइम कहते हैं। याद रखिएगा, स्टोमक के अंदर भोजन को हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ठीक है, काइम कहते हैं। और यह जो काइम पाइलोरिक छिद्र के द्वारा कहाँ चल जाता है? छोटी आंत में पहुँच जाता है। पाइलोरिक छिद्र के द्वारा कहाँ पहुँच जाएगा? छोटी आंत में पहुँच जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग छोटी आंत के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। उसमें लीवर, पैनक्रियाज, अग्नाशय जितने भी हैं सारे के बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक जानेंगे। और इसमें हम लोग स्टोमक के अंदर भोजन को क्या कहते हैं ये जाना, और इसमें भोजन किस प्रकार से पचते हैं इसके बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग छोटी आंत में भोजन किस प्रकार से पचते हैं